मित्रों, आज नारी सबलीकरण का एक प्रतीक चिन्हार पर हम बात करेंगे। तो लीजिए सुनिए डॉक्टर सविता सिंह द्वारा। नारी सबलीकरण। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम नारी को समझने का प्रयास करते हैं, तब नारी शब्द के बोधक अर्थ भी नारी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। नारी के स्वरूप को किसी एक शब्द से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद में यज्ञ के अर्थ में नार्यः का प्रयोग हुआ है। वैतरीय तथा शतपथ आरण्यक में भी इसका प्रयोग हुआ है। नारी शब्द की उत्पत्ति नृ तथा नर से हुई है। नृ इन बराबर नारी, नर इंश बराबर नारी। पतंजलि ने इन दोनों ही व्युत्पत्तियों को उचित माना है। अमर कोशांकर के अंदर नारी के 43 पर्यायवाची शब्दों की गणना की गई है। स्त्री, योषित, अबला, योषा, जोषा, सीमंतिनी, वधु, प्रतीपदर्शिनी, वामा, वनीता, महिला, अंगना, भीरु, कामिनी, वामलोचना, प्रमदा, मालिनी, कांता, ललना, नितिम्बानी, सुंदरी, रमणी, रामा, कोपला, भागिनी, चंडी, वरारोहा, मतकाशिनी, वाखा, निनी, व्रताभिषेका, महिषी, भोगती, पत्नी, सहधर्मिणी, भार्या, कुटुंबिनी, पुरंधी, अधियुदा, अधिभिन्ना, स्वयंवरा, पतिवरा, कुलपालिका। नारी का गौरव इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि हमारे प्राचीन ग्रंथकारों ने ईश को अर्धनारीश्वर रूप में चित्रित किया है। नारी समाज का अपरिहार्य अंग है। अभी यदि हम नारी के सबल होने में संदेह रखते हैं, तो यह व्यक्तिगत भूल होगी। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें उनकी शक्ति से वाकिफ नहीं कराया जाता है। अक्सर उन्हें उनकी रुचि अनुसार जीवन जीने के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, इसलिए वह परिस्थितियों से समझौता कर उसे अपना भाग्य और नियति समझ बैठती हैं। किंतु यदि घर का एक एक सदस्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो निश्चित ही हर प्राणी अपने भाग्य पर इतराने लगेगा। आज जिस सशक्त महिला और उसके साहित्य पर मैं बात करने जा रही हूँ, वो महिला है मैत्री पुष्पा जी और उनकी रचना चिन्हार। यह 13 कहानियों की पुस्तक आर्य प्रकाशन मंडल दिल्ली से छपी है। प्रथम संस्करण सन 1991 ईस्वी में, द्वितीय संस्करण सन 1997 ईस्वी में। इसका मूल्य 125 रुपये है। पहली कहानी अपना अपना आकाश के अंतर्गत लेखिका ने एक ऐसी महिला को केंद्र में रखकर कहानी लिखी है जो पोते पोतियों वाली है, गांव में रहती है और बेटों की मर्जी के अनुसार अब वो दिल्ली और कभी बेंगलोर में रहने लगी है। लेकिन मन लगता नहीं। गांव में रहने की तीव्र इच्छा सदैव बनी रहती है। माँ के साथ नौकर बराबर रहता है। वहीं एक दिन खबर देता है कि आपको कल बेंगलोर भेजा जा रहा है, क्योंकि आपसे सब परेशान हो गए हैं। फिर क्या, अम्मा जी ने लल्लू को बुलाकर चुपचाप बातचीत की और सुबह घर से चुपचाप निकल गई। रहे बेटे बहू के तानों से परेशान
बिना किसी को बताए अपने गांव चले जाने के लिए जब वो रवाना हो जाती है घर से, सुबह घर में जब कहीं माँ दिखाई नहीं देती तो चारों ओर ढूंढाई मच जाती है। अब माँ कहीं नहीं मिलती। तब दोनों बेटे थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। लल्लू सबको देख रहा था और मन ही मन अनुमान लगा रहा था कि अब तक तो अम्मा गांव पहुंच भी गई होंगी। मैत्री जी चाहती हैं तो बूढ़ी माँ को किसी बेटे के यहाँ हमेशा के लिए रख सकती थी, लेकिन वह नारी को अबला देखना पसंद नहीं करती हैं। इसीलिए कहानी के चरित्रों के माध्यम से भी नारी सबलीकरण का पाठ सिखाया है। और यही वो चाहती हैं कि हर नारी अपने विचारों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जिए। इसमें एक कहानी है बेटी कहानी की मुन्नी ने भी एक पग आगे बढ़ाकर आंखों से न देख पाने वाली माँ के लिए अपनी बेटी को छोड़ देती है, लेकिन पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ने देती। बेटे भले चार होकर काम नहीं आए, लेकिन ससुराल से बेटी अपनी माँ की सेवा के लिए वह अपनी बेटी को भेज देती है, जिससे माँ की तकलीफ दूर हो सके। बेटियां स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए योग्य बनाने का फैसला लेखिका का है। इसीलिए लेखक के माध्यम से नारी को सबल बनाया जा सकता है। सहचर की छबीली हो या बहेलिए की रूपा, मन नाही 10-20 की चंदना है या हवा बदल चुकी है, आक्षेप, कृतज्ञ, भंवर, सफल के बीच, केतकी एवं चिन्हार आदि कहानियों में कहीं भी नारी चरित्र निराश या हताश नहीं दिखाई देती। मेरी समझ से यही नारी सबलीकरण है। एक नारी लेखिका चाहती तो अपनी कहानी के नारी पात्रों को कमजोर भी दिखा सकती है, लेकिन मैत्री जी ने दरअसल स्वयं का साहस सभी नारी पात्रों में भरने का जो अथक प्रयास किया है, यह एक नारी के सबलीकरण का ही उदाहरण है। आखिरी कहानी चिन्हार में तो लेखिका ने नौकरानी को भी माँ का दर्जा दिया है। बेटी का नाम, जिसे सरजू बचपन से पालती है, वो उसकी विदाई के समय नहीं थी, इसलिए वो उसके घर उससे मिलने जाती है। सब चकरा जाते हैं कि वो सीधे होटल से सरजू के घर चली गई। पूरी भीड़ को अपनी ओर आते देख सरजू घबरा गई, लेकिन कनक ने आकर कहा, माँ माँ दहलीज पुजवाओ। माँ, वो कहती हुई सरजू से लिपट गई। माँ के कंधे पर सिर रखकर जितना रो सकती थी रोई। बेटी को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखें पथरा गईं। उसे धक्का लगा कि क्या यह लड़की सच जानती है कि मैं ही इसकी असली माँ हूँ। उस दिन के बाद सरजू ने बात नहीं की, मानो सदमे में चली गई हो। लेखिका ने विद्या देवी को जहाँ एक ओर बिना जन्म दिए बच्चे की माँ कहलाने की होशियारी दिखाई है, वहीं दूसरी ओर सरजू के धैर्य की भी पराकाष्ठा को दिखाया है कि वह अंत तक अपनी बेटी को अपना नहीं कहती, और जो बेटी कहती भी है तब सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। नारी चरित्रों की ईमानदारी, निष्ठा, धैर्य आदि मैत्री जी के नारी पात्रों में दिखाई देती है, जो नारी को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। लेखिका की खासियत ये है कि उन्होंने किसी बड़े घर की नारियों को सबल बनाने का प्रयास नहीं किया है। वो तो हर तरह से सबल होती ही हैं, लेकिन गरीब नारियों में दृढ़ता भरकर उन्होंने समाज में उनको खड़ा कर उन्हें संबल प्रदान किया है। इससे बड़ा नारी सबलीकरण का उदाहरण और क्या होगा। दरअसल हमारे समाज में कभी इंदिरा गांधी को तो कभी कल्पना चावला का नाम लेकर नारी के सबल होने का उदाहरण पेश किया जाता है, लेकिन देश की 80% जनता जो साधन विपन्नता के कारण प्रगति का फल चख ही नहीं पाती, लेखिका ने उन्हें आगे बढ़ाने का सफल प्रयास किया है और सफल हुई भी हैं। इस प्रकार चिन्हार में संग्रहित सभी कहानियां नारी जाति के विकास हेतु
प्रातिनिधिक हैं, कहना गलत ना होगा। किसी भी देश के विकास और प्रगति को जानने के लिए वहाँ की नारियों की स्थिति को जानना, समझ लेना बहुत आवश्यक है और उसी से देश को जाना जा सकता है। मैत्रेयी जी ने भी अपनी कहानियों में गांव, कस्बे और नगरों की नारी चरित्रों को वर्णित किया है। इस बात का विशेष ध्यान भी रखा है कि उनकी नारी पात्र कहीं से भी टूटन की स्थिति में ना जाए। दुविधात्मक जीवन कहीं भी नारी के हिस्से में उन्होंने नहीं चित्रित किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य भी एक सबल महिला लेखिका ही कर सकती हैं, जो कि मैत्रेयी जी ने इन कहानियों के माध्यम से कर दिखाया है। धन्यवाद।